नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन पर स्वागत है। दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अजैविक घटक है? निम्न में से कौन एक अजैविक घटक है? दोस्तों शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, सूरज की रोशनी, इन सब में एक अजैविक घटक सूरज की रोशनी है। यानी सूरज की रोशनी को अजैविक घटक के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव को जैविक घटक के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए दोस्तों, हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे जैविक घटक और अजैविक घटक को। अगर हम बात करें अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाता है भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, प्रकाश एवं वायुमंडल, जबकि अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, जबकि कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन आते हैं। अगर हम बात करें जैविक घटक की, तो जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। अपघटक के अंतर्गत सूक्ष्मजीव आते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत जंतु आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शाकाहारी की श्रेणी में के अंतर्गत आता है? कौन सा शाकाहारी की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों बाघ, खरगोश, चींटी, मनुष्य में शाकाहारी की श्रेणी में खरगोश आता है। यानी खरगोश एक शाकाहारी के श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जैविक घटक है? कौन सा एक जैविक घटक है? इसके पहले वाले डायग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे तो खुद आप आंसर निकाल लेंगे कि जैविक घटक कौन सा है। तो इसमें से अगर हम बात करें जैविक घटक की, तो मृदा, पानी, भूमि, ये सभी के सभी अजैविक घटक हैं, जबकि शाकाहारी क्या है? एक जैविक घटक। मृदा, पानी, भूमि अजैविक घटक है, जबकि शाकाहारी एक जैविक घटक के अंतर्गत आता है। उस डायग्राम को हम फिर से देखेंगे एक बार, ताकि रिपीटेशन हो जाए आपके प्रश्नों का, ताकि कभी भी किसी एग्जाम में दिक्कत परेशानी ना हो अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाए तो। पारितंत्र के घटक दो होते हैं, अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से? भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सभी के सभी भौतिक कारक हैं जो अजैविक घटक हैं। जबकि अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अकार्बनिक पदार्थ है जो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जबकि कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हैं जो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जबकि जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता जंतु और अपघटक सूक्ष्मजीव होते हैं। अगर हम बात करें उत्पादक हरे पौधे की, तो उत्पादक हरे पौधे होते हैं और वो शाकाहारी होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं हरे पौधे क्या होते हैं? शाकाहारी के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों, नदी, तालाब, घास का मैदान। नदी, तालाब, घास का मैदान और डेल्टा, इन सभी में अगर हम बात करें कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो घास का मैदान जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। जबकि नदी, तालाब और डेल्टा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। नदी, तालाब, डेल्टा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जबकि घास का मैदान जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है? तो उत्पादक के रूप में हरे पौधे होते हैं और हरे पौधे के अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है, घास आ जाता है।
उत्पादक के रूप में हरे पौधे और हरे पौधे के रूप में घास आ जाता है, तो घास उत्पादक के रूप में जाना जाता है, घास उत्पादक के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें फिर से एक डायग्राम, उसी डायग्राम को देखेंगे तो घास क्या है, जैविक घटक है। घास क्या है, जैविक घटक है। और जैविक घटक क्यों, तो उत्पादक हरे पौधे उत्पादक होते हैं, हरे पौधे, और घास हरे पौधे के अंतर्गत आता है और वह एक उत्पादक है। उपभोक्ता जंतु को कहा जाता है, अपघटक सूक्ष्म जीव को कहा जाता है। यानी पारितंत्र के दो घटक होते हैं, अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होते हैं। ये सभी के सभी अजैविक होते हैं, ये सभी के सभी अजैविक घटक होते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर हम कहें निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा की, तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है 1948 में। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है और किसकी अध्यक्षता में, होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में, होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय ट्राम्बे में, यानी बार्क एक संस्था है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसका मुख्यालय ट्राम्बे में है, और इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया। यानी बार्क की स्थापना होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया और इसका मुख्यालय ट्राम्बे में है, और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की जाती है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, पानी के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा, पानी के द्वारा, जल के द्वारा होता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संश्लेषक पिगमेंट किसको अवशोषित करता है। तो संश्लेषण पिगमेंट किसको अवशोषित करता है, प्रत्यक्ष विकिरण को अवशोषित करता है। संश्लेषक पिगमेंट किसको अवशोषित करता है, प्रत्यक्ष विकिरण को अवशोषित करता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर हम बात करें यहीं से, पौधे किसके श्रेणी में आते हैं। तो पौधे किसके श्रेणी में, शाकाहारी के श्रेणी में आते हैं। किसके श्रेणी में, पौधे शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। पौधे शाकाहारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, तो हम कहें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई है। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक है। सलीम अली क्या है, एक पक्षी वैज्ञानिक हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है,
तो रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के माध्यम से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत रेफ्रिजरेटर है। कौन सा है? रेफ्रिजरेटर है। अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। CFC का इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट, प्रणोदक और विलायक के तौर पर व्यापक रूप से होता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व चिपको आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1973 में, जिसका संबंध पेड़ों की कटाई को रोकना है, यानी वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें मेधा पाटेकर की, तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की जनक मानी जाती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जनक मेधा पाटेकर को माना जाता है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1985 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1973 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1985 में। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक है, जबकि MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? अभी हमने बताया मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1985 ईस्वी में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत मेधा पाटेकर द्वारा 1985 ईस्वी में किया गया है। अगर हम बात करें यहीं से टिहरी बांध कहाँ स्थित है, तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध बनाई गई है। भिलंगना और भागीरथी की संगम पर टिहरी बांध है। गोदावरी बांध गोदावरी नदी पर बनाई गई है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, पर्यावरण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है? वर्गीज कुरियन का संबंध पर्यावरण आंदोलन से नहीं है, बल्कि वर्गीज कुरियन का संबंध ऑपरेशन फ्लड से है। किससे है? ऑपरेशन फ्लड। अगर कह दे ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड कह दे या फिर कह दे दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। दोस्तों, अगर हम यहीं से बात करें, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक हैं। दोस्तों, चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? विकिरण के रूप में पहुंचती है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दबाव एक के साथ मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। किसकी? ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। हम कुछ उपकरण को, कुछ यंत्रों को और उनके मापने के लिए किससे प्रयोग किया जाता है, उन सभी को जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके पहले वाले क्लास में भी हमने कुछ
उपकरण को लिया था और आज भी कुछ उपकरण को लेकर के आए हैं हम। तो अगर हम बात करें, ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी को क्या कहा जाता है? ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी को क्या कहा जाता है? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी है। हृदय गति का मापन किससे किया जाता है? कार्डियोग्राफी से। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन सा? डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फायदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है, यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अति अल्प विद्युत धारा का मापन किससे मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से अति अल्प विद्युत धारा का मापन होता है। गैस का घनत्व नापना मैनोमीटर से। मैनोमीटर से गैसों का घनत्व मापा जाता है। कह दे गैसों का घनत्व किससे मापा जाता है? तो मैनोमीटर से। फिर कह दे जल के भीतर से बाहरी वस्तु में देखी जाती है, यानी किसके माध्यम से जल के भीतर से हम बाहरी वस्तु को देख सकते हैं? तो पेरिस्कोप के माध्यम से हम जल के भीतर से बाहरी वस्तु को देख सकते हैं। फिर कह दे प्रकाश दीप्ति का मापन होता है फोटोमीटर से। प्रकाश दीप्ति का मापन किससे होता है? फोटोमीटर से। अत्यंत उच्च ताप का मापन है पायरोमीटर, यानी पायरोमीटर से अत्यंत उच्च ताप का मापन किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी के सभी उपकरण और यंत्र आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित तत्वों में से कौन ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है? ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है, कौन सा? तो सोना ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये सभी के सभी ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? तो दोस्तों ओजोन दिवस मनाने की घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुई थी। नागोया प्रोटोकॉल आंसर नहीं होगा यहाँ पे आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी ओजोन दिवस मनाने की घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुई थी। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा का एक शहर है और इसी कनाडा में 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन का आयोजन हो जाता है, यानी कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और इसी में ओजोन के संरक्षण से संबंधित बात की गई थी और 16 सितंबर को आयोजन किया गया था, इसीलिए प्रत्येक साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है? कनाडा का शहर है, कनाडा का एक प्रमुख शहर है। और मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कनाडा का मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। कह दे सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कनाडा का कौन सा प्रमुख शहर? तो मॉन्ट्रियल, और उसकी राजधानी ओटावा भी स्थित है। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध, नागोया जापान का एक प्रमुख शहर है। नागोया कहाँ का प्रमुख शहर है? तो नागोया जापान का एक प्रमुख शहर है और 2010 ईस्वी में नागोया प्रोटोकॉल 2010 ईस्वी में स्वीकार किया गया और नागोया प्रोटोकॉल 2010 ईस्वी में स्वीकार किया गया और 2014 ईस्वी में नागोया प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। फिर अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के उत्सर्जन को कम करना। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के उत्सर्जन
कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन होता है जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? तो संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैविक विविधता के संरक्षण के लिए, इन सभी के लिए नगरीकरण और औद्योगिकरण क्या है? हानिकारक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? द्वीप, तालाब, झील, डेल्टा, ये सभी के सभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब हम अगला वीडियो लेकर के आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।